हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 8 के साथ में। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश है सिर्फ क्वालिटी आप मैनेज कर लेना, बाकी बेहतरीन तरीके का ये पूरा क्लास चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं डे 8 के साथ में। पहला क्वेश्चन और पहला ही मेरे बाद भौकाल मेरे भाई क्वेश्चन है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली आपके लिए हम 20 के करीब क्वेश्चन ला रहे हैं, यानी 8 दिनों में लगभग आप 160 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और अगर पूरे एक महीने तक हम लोग 20-20 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो वो 600 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसे अगर हम 8 यूनिट में तोड़ देते हैं मेरे भाई, तो ये लगभग एक यूनिट से 70 से 80 क्वेश्चन आएंगे। और एक यूनिट में 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो आप क्रांतिकारी बन जाओगे भाई, क्योंकि मॉडल भी उठा के देखोगे तो उसमें 100-150 ही क्वेश्चन तो दे रखे होते हैं एक विकल्प में, मतलब एक यूनिट में। 70-80 एक से बहुत हो जाएंगे। इसका मतलब ये पर्याप्त सीरीज है आपके लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बाकी डिटेल में तो आप पढ़ ही रहे हैं, सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। जैसे ये क्लास कैसा है? 3D है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, 3D है मेरे भाई। अभी यहां हम लोग एक पन्ना उठा लीजिए सर, मान लिया हमने एक पन्ना उठा लिया, इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। जब ऊंचाई नहीं तो ये 2D कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को बताने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं? तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पूरे सेशन में, पूरे 4th सेमेस्टर में सबसे ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा छोड़ो, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल केमिस्ट्री ही आपको पूरी पढ़नी है डिटेल में। इसका मतलब ये जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी जान सकते हो देखो मेरे भाई, आगा के पढ़ो सर, ठीक है। और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी वीडियो भी पब्लिक करेंगे, उन्हें देखना बैठ के। क्यों? केवल रट्टा मार के पास नहीं होना भाई। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कोर्स के लिए हम सारी चीजें बनाएंगे। यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर मल्टीपल लेके आइए, तो मल्टीपल ले आए। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसके महाक्लास बना दीजिए, महाक्लास बनाएंगे इसके चैनल पे, आप महाक्लास देख लेना और बाकी मल्टीपल भी देखते रहना, बहुत मदद मिलेगी, अच्छे से कर पाओगे सर, ठीक है। ये चीजें होती हैं और आप सबका इतना प्यार मिलता है, बड़ा खुशी होती है। अभी एक बच्चे का मैसेज आया था और वो मैसेज क्या, एक्चुअल में एक वीडियो थी, ठीक है, शारिफ भाई का, अगर वो देख रहा हूं तो थैंक यू शारिफ भाई। और उन्होंने क्या कहा, बोले हमारे पिताजी की तबीयत नहीं सही थी, लगभग 30 दिन तक जो है वो भर्ती रहे और 6 दिन कोमा में रहे वो, और बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। हमने पेपर छोड़ने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन उसके बाद आपका चैनल हमने सर्च किया तो आपका चैनल ऊपर आ गया, आपने जो जो बताया वो करते रहे। नंबर बहुत अच्छे नहीं आए लेकिन पास हो गए सर, थैंक यू। फिर अंदर से एक फील आई, नहीं सर अभी और काम करना है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, एक मोटिव है। अगर आप तक पहुंच रहा है तो बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही पहुंचता रहेगा मेरे भाई, लगे रहेंगे आपके साथ लगातार सर, ठीक है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर याद रखिए, 3D कहां से याद करते हैं? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। एटॉमिक न्यूक्लियस के पास के मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो लोग लगातार सीरीज देख रहे हैं, कि मेरे भाई आपको एक चीज याद रखनी है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारी है, रमन है, NMR है, पता चला, ठीक है, IR है, UV है। तो इन सब में किसका क्या काम है, किसका यूज क्या है, किसकी रेंज क्या है, ये जरूर पता होना चाहिए। आप मान के चलिए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी पे आएंगे, रेंज क्या है, काम क्या है, रेंज क्या है, काम क्या है, ठीक है भाई। तो एटॉमिक न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस समझते हो परमाणु का नाभिक, उसके पड़ोस में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे नापने की तकनीक क्या है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, ठीक है। मोनो एटॉमिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान के लिए, तो मोनो एटॉमिक क्या होता है मेरे भाई? लो, मोनो एटॉमिक, मोनो माने एक, एटॉमिक मतलब परमाणु, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही परमाणु हो। जैसे अगर हम बात करते हैं एक बात करते हैं, जैसे हीलियम है, हीलियम क्या है? रिएक्शन ही नहीं करता है, अक्रिय है मेरे भाई, तो ये भी मोनो एटॉमिक है सर। इसी तरीके से तो कोई भी मोनो एटॉमिक अगर कंपाउंड है जिसमें एक ही प्रकार के एटम है सर, ठीक, तो उसकी पहचान के लिए हम लोग क्या करेंगे? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोटीन के भीतर स्पीड को नहीं बता सकता। ऐसे 4 क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से। अब देखिए लाइट सर आ गई है, फिलहाल तो बहुत 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 दुखी कर रखा है लाइट ने, लेकिन खैर आप तक क्वालिटी पहुंचाने की कोशिश है। क्लास पहुंचेंगे, कोई नहीं रोक सकता यार। अब ये रुकने वाली नहीं है, अब ये थकने वाली नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मेरे भाई? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन है जो स्पीड को नहीं बताता है? तो आपके पास 4 विकल्प होंगे मेरे भाई। तो आप क्या करोगे? उन चारों में से जिसपे नहीं लगाना है टिक, वो कौन सा है विकल्प? वो है गतिशीलता, यानी स्पीड मेरे भाई, ठीक है। इस पे आप टिक कर दोगे, बाकी तो सब दिखाता ही है सर, ठीक है। उसके बाद NMR पीक्स के रूप में जब इनके ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो इस तरीके से इसके पीक, इस तरीके से ग्राफ आएंगे सर, ठीक है। अगर देखना हो गूगल पे सर्च करना सर, ठीक है, NMR ग्राफ्स, ठीक है, NMR पीक्स, तो आपको दिखेगा इस तरीके के ग्राफ आएंगे। तो उनमें जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है उसे कहते हैं केमिकल शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 5वां वाला, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही लिख के आ जाए। NMR पीक्स को क्या कहते हैं? केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन कहते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
केमिकल शिफ्ट को एक रीजन या फ्रीक्वेंसी की तरह नापा जाता है मेरे भाई, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल शिफ्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे छोड़ने की गलती नहीं करनी है सर, ठीक है। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके हाइड्रोजन युक्त मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए किसमें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोटॉन का हम लोग यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है उसकी स्टडी करते हैं सर, ठीक है। एनएमआर में सिग्नल डिवीजन में प्रोड्यूस होता है तो स्पिन स्पिन कपलिंग, देखो मेरे भाई कपलिंग होती है, एक एलएस कपलिंग, कपलिंग पढ़ाएंगे आपको, कपलिंग मतलब युग्मन, जुड़ना, एक एल जुड़ गया एक एस जुड़ गया तो एलएस कपलिंग हो गया, एक एस और एक एस जुड़ गया तो एसएस कपलिंग हो गया, एक एल जुड़ गया तो एलएल कपलिंग मतलब जुड़ना होता है सर, ठीक है। तो स्पिन स्पिन कपलिंग में सिग्नल डिवीजन प्रोड्यूस होता है। एनएमआर में किस सॉल्वेंट का यूज नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 दे रखे होंगे, कहेगा नहीं करते। क्लोरोफॉर्म का यूज कभी भी एनएमआर में सॉल्वेंट के रूप में नहीं। सॉल्वेंट क्या होता है सर, विलयन होता है, 2 विलयन को ऐसे समझो, जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक, मिला के बनता है विलयन। विलय मतलब जैसे चीनी घुली है तो चीनी सल्यूट है यानी विलय है, चीनी सॉल्यूट है यानी विलय, किसमें घुली है, पानी में, तो पानी विलायक यानी सॉल्वेंट है। क्या बना है, शरबत, तो शरबत विलयन यानी सॉल्यूशन है, बात खत्म, इतना सही है सर, ठीक है। केमिकल सिंबल्स के नॉर्मल स्केल को क्या कहते हैं, डेल्टा स्केल कहते हैं। जो केमिकल चिन्ह होते हैं, रासायनिक चिन्ह, रासायनिक प्रतीक होते हैं, उन्हें नापने के लिए मेरे भाई जिस स्केल का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा स्केल, ठीक है सर। कपलिंग कांस्टेंट को काहे से दर्शाते हैं, जब एल और मान लिया एस मिलाया हमने तो एल एस कपलिंग होगी, तो वो जो कांस्टेंट होगा उसे काहे से लिखेंगे, उसे लिखेंगे जे से मेरे भाई, ठीक है। एल एस कपलिंग में जो कांस्टेंट है उसे जे से लिखेंगे। एथिल अल्कोहल के एनएमआर सिग्नल में, अब ये आपको सिग्नल पता होना चाहिए, 3-4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होने चाहिए सर, ठीक है, कि एथिल अल्कोहल के जो एनएमआर सिग्नल उसमें कितने सिग्नल होते हैं। एथिल अल्कोहल में 3 होते हैं, हालांकि आपको निकालना भी आना चाहिए, लेकिन वो हम कुछ थ्योरी वाले अच्छे क्लास या महा क्लास जब पब्लिक करेंगे उन्हें आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता सकते, डायरेक्ट ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि कैसे ही बताएं सर, ठीक है। जब तक आप थ्योरी उसकी नहीं देखोगे तब तक कहाँ समझ में आएगा। तो आप जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दिया है। एथिल अल्कोहल में एनएमआर सिग्नल कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 हेक्साइन में कितने एनएमआर सिग्नल होते हैं, 2 होते हैं। एथिल अल्कोहल में 3 होते हैं, 3 हेक्साइन में 2 होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या हाइड्रोजन बॉन्ड का परिणाम क्या होता है, तो डी शील्डिंग इफेक्ट दिखाई देता है। 2 चीजें होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था कि शील्डिंग होती है और डी शील्डिंग होती है, ठीक है। जिसे अगर हम कहते हैं परीक्षण और अपरीक्षणीय प्रभाव, इस तरीके का क्वेश्चन है दियो सर, ठीक है। तो डी शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं जब प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, डी शील्डिंग हो जाती है, ठीक है सर। सरल भाषा में कहते हैं शील्ड मतलब होता है कवर करना, ढकना। अगर कुछ ना कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश करें, जैसे हमने क्या किया, इसे इस पेन को मान लिया, इससे ऐसे शील्ड प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्टिंग, इसे कहते हैं शील्ड, हटा दिया डी शील्ड, बात खत्म हो गई। शील्डिंग और डी शील्डिंग सर, ठीक है। मेथिल हैलाइड के लिए निम्न में से, मेथिल हैलाइड है, कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक शील्डिंग क्षमता देता है, कौन सा सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है, तो बताइए हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उनमें से आयोडीन देगा मेरे भाई, कौन देगा, आयोडीन। हैलोजेंस में से आयोडीन सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन पावर, सबसे ज्यादा हैलोजिनेशन, सबसे ज्यादा मेथिल हैलाइड के लिए देता है आयोडीन सर, ठीक है, शील्डिंग पावर। ऑड नंबर मास वाले न्यूक्लियस जितने भी होते हैं सब मैग्नेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट में आने वाला है। जितने भी ऑड नंबर मास वाले, ऑड मतलब क्या होता है, विषम, विषम संख्या वाले द्रव्यमान वाले जितने होते हैं न्यूक्लियस जितने होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं। सम वाले भी सारे, सम होना चाहिए इसका द्रव्यमान, लेकिन विषम हो अगर परमाणु क्रमांक वो भी क्या होगा, मैग्नेटिक होगा। सम द्रव्यमान हो और सम भी एटॉमिक नंबर हो, दोनों सेम है, तब भी ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक। यानी कौन कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं वो हमने यहां पर दिखा दिया है सर, ठीक है। तो ये 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपसे पहले भी कहा था हम लोग लगभग हर क्लास में मेरे भाई 20 एक एवरेज लेके चलना है, और 20 का मतलब हो गया टोटल हो जाएंगे 600 के करीब विकल्प, यानी एक यूनिट में लगभग 70 से 80। मन लगा के इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ। ये सारी प्लेलिस्ट जितनी भी पीडीएफ वगैरह सब कुछ है, प्लेलिस्ट तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे जाके सर्च करो, बीडी अकेडमी बीएससी कोर्स में देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे अलग से एक सीरीज बना दी गई है, ताकि क्योंकि एप्लीकेशन पे मान लिया बच्चे ऑफलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, ऑफलाइन देखते रहते हैं, प्लस नेट की कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, कोई ऐड नहीं आ रहा बीच में, 2 कौड़ी का ऐड, छपरी टाइप वाला, वो चीजें हो जाती हैं। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं अच्छी बात है, वरना अलग से सीरीज कोर्स में बना दी गई जिसमें ये वीडियो अलग से आ रही हैं, थ्योरेटिकल वाली तो अलग से आपके लिए आएंगी सर, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल, थैंक यू।